हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो 16 सितंबर के हम न्यूज़पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर सोर्स की मैं बात करूं तो द हिंदू ही है। तो मेजरली जो न्यूज़ है उसके हेडलाइंस को ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुई मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बता दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर। सबसे पहले आपको अमेजन एक्सपोर्ट सर्च ट्रेड डेफिसिट फॉल्स बाय 54%। तो ट्रेड डेफिसिट में स्पेसिफिकली जो डेफिसिट पार्ट है वो क्या है कि जो पैसा हमने उधार लिया हुआ था, या कह सकते हो कि हमारा जो अब इंपोर्ट था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट इनिशियली, राइट। तो अब वही इंपोर्ट जो है अब हमने कम कर दिया है, कट कर दिया है, एंड एक्सपोर्ट जो है हमने ज्यादा किया है। ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर जो हमारे ऊपर 50% टैरिफ जो यूएसए की तरफ से लगाया गया है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बाय 54%, दैट इज $9.9 बिलियन इन अगस्त। एंड सर्ज किस में हुआ है? मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है इनिशियली, अब अगर हम देख रहे हैं तो $21.7 बिलियन अगस्त लास्ट ईयर तक हुआ करता था। एंड एक्सपोर्ट्स जो है यूएसए को अब और भी ज्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड माइंडेड ये अगस्त का डेटा है, सितंबर से वो टैरिफ्स लगे हैं। तो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आप लगा सकते हो कि टैरिफ्स जो है लग गए थे 50%। तो ये उसको भी इंक्लूड कर रहा है बट नॉट कंप्लीटली, है ना। तो अभी जब तक हमारे पास सितंबर का डेटा नहीं आ जाता, वी कैन नॉट कंप्लीटली से कि 50% टैरिफ लगाने के बाद भी हमारे साथ जो है वो सक्सेस रेट है, ठीक है, कि हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं यूएसए को। तो उस चीज के ऊपर अभी ध्यान रखना। ठीक है, अब एक्सपोर्ट जो है यूएसए को इट इंक्रीज बाय $6.86 बिलियन इन अगस्त, जो कि $6.7 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर थे। एंड डिस्पाइट द 25% टैरिफ्स imposed on the Indian exports to USA for most of that month यानी कि लास्ट वीक। तो अब ये जो डाटा है ये यही बोलता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है दे हैव पेड ऑफ वेल। एक्सपोर्ट्स जो है हमारे ओवरऑल इंक्रीज हो गए $69.2 बिलियन जो इन अगस्त 2025, जो कि 9.3% जो है ऊपर बढ़े हैं, या उनका आप कह सकते हो रेट जो है वो बढ़ गया है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गए टू $35.1 बिलियन इन अगस्त 2025 कंपेयर टू $32.9 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर, जो कि 6.7% की ग्रोथ है। एंड स्पेसिफिकली सर्विस एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी बढ़े हैं $35.1 बिलियन जो कि अगस्त 2025 में है। एंड वही $30.4 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर था 2024 के अंदर। इंपोर्ट साइड पे देखें तो इंपोर्ट्स जो है वो गिरकर $79 बिलियन इन अगस्त 2025 हैं अभी के अकॉर्डिंगली, जो कि अभी $85 बिलियन इन अगस्त लास्ट ईयर थे, जो कि अब 7% से गिरावट देखने को मिली है। तो मेजर न्यूज यहाँ पर कुछ नहीं है, डेटा है, आप इसको पेन पेंसिल या जहां पे भी नोट्स बनाते हो लिख सकते हो, है ना। कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन डायरेक्टली रेजेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री जो है उसके अंदर एक मर्चेंडाइज जो कि अब इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। सो उसके अंदर क्या यहाँ पर क्या चीज की वजह से आप कह सकते हो कि प्राइस जो है कमोडिटी का वो बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर बी, इंपोर्ट टैरिफ जब हम लगाते हैं। कहने का मतलब कि अब सपोज जो मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था उन्हीं कार्स का जो कि हम यूएसए या इवन की यूके से इंपोर्ट करते हैं, तो वहां के डोमेस्टिक मार्केट में वो 20-25 लाख रुपीस के आसपास इंडियन करेंसी में अगर हम देखें वो आ जाती है। बट इंडिया में सिंस इंपोर्ट टैरिफ इतना ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंट्री जो कि इंपोर्ट कर रही होती है उसके अंदर वो क्यों बढ़ जाता है अमाउंट? क्योंकि हम इंपोर्ट टैरिफ जो है यूएसए एंड यूके के ऊपर बहुत ज्यादा लगाया करते थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो डिटेल आंसर आप एक बार पढ़ लेना। देन सेक्टेरियन वायलेंस रिस्क्स डिवाइडिंग सीरिया डिस्पाइट अहमद शाहराज डिप्लोमेसी। ठीक है, सो अब सीरिया की एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है आपको मैं अगर बताऊं तो सीरिया जो है ऑन द वर्ज ऑफ यू कैन से ब्रेकिंग डाउन हो सकता है इनटू डिफरेंट कंट्रीज, है ना। तो देयर आर 3 डिफरेंट ग्रुप्स जो कि अब आपस में आप कह सकते हो अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल आप कह सकते हो जो सीरियन पीपल है या जो टिपिकली आप कह सकते हो कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसके अलावा भी, ठीक है। तो 4 तरह के आप लगा सकते हो कि पार्ट्स हो सकते हैं सीरिया के आने वाले टाइम में, जस्ट सेइंग कि जो कि डिमांड कह रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है कि सीरिया में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है
वहां पे कुर्दिश फोर्सेस एक्टिव हैं एंड दे आर रेजिस्टिंग द इंटीग्रेशन इनटू द स्टेट आफ्टर 14 इयर्स ऑफ सिविल वॉर्स, क्योंकि मेजर लड़ाई जो सीरिया के अंदर वो कुर्दिश लोगों के साथ ही यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो आफ्टर 14 इयर्स ऑफ सिविल वॉर जो कि सीरिया के अंदर चली, उसके बाद वो अब रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम नहीं यहां पर मर्ज करना चाहते। ठीक है, सेकेंडली यहां पर साउथ ईस्ट रीजन में जो मेंबर्स हैं ऑफ द ड्रूज कमिटी आर ओपनली कॉलिंग फॉर इंडिपेंडेंस आफ्टर वायलेंट क्लैशेस विद द गवर्नमेंट फोर्सेस। तो गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ, जो कि अब डिक्टेटरशिप की यहाँ पे बात करता है, बट ये जो आप कह सकते हो स्पेसिफिकली जो ड्रूजियन कम्युनिटी है, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज कि अब यहाँ पर आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आइए, हम नहीं चाहते किसी भी तरह की डिक्टेटरशिप। ठीक है, एंड इसी की वजह से जो क्लैशेस हुए हैं उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो बहुत ऐसे लोग हैं ड्रूजियन कम्युनिटी के, उनकी डेथ भी हुई है, उनको मारा भी गया, उनकी किलिंग भी हुई है। ठीक है, तीसरी कम्युनिटी है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, जो कि आलावाइट कम्युनिटी है, जो कि अब कहती है कि शाहराज एडमिनिस्ट्रेशन उनको थ्रेट करता है आफ्टर द सुन्नी मिलिटेंट्स एफिलेटेड टू गवर्नमेंट मैसेकेर्ड हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस देयर इन मार्च। सो अब बेसिक आइडिया यहाँ पर यही है कि जो एक्चुअली में अब ये आप कह सकते हो अहमद शारा है, ठीक है, उनका आप एक एक्सपेक्टेड एक टाई है, क्योंकि टाई भी क्या टेररिज्म के साथ ज़्यादातर देखने को मिला। ठीक है, क्योंकि वो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थे पहले, अभी भी होंगे, वी कैन नॉट से, है ना, मैं सिर्फ आपको बैकग्राउंड बता रही हूँ, पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। तो अब उसके अकॉर्डिंगली अब वो यहाँ पर अगर सीरिया को रूल करने आए हैं, एंड यू कैन से कि अब उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सैंक्शंस सीरिया के ऊपर भी लगाई गई थी ऑल टुगेदर, एंड जो अहमद शारा हैं आप एक तरह से कह सकते हो वो ब्लैक लिस्ट भी किए गए थे। ठीक है, ब्लैक लिस्ट भी आज कि उनके ऊपर आप कह सकते हो कि गिरफ्तारी के लिए भी उनके बहुत सारे यहाँ पर जो है वारंट्स भी निकाले गए थे, एंड सीरिया जो है हेविली सैंक्शन भी किया गया था टेररिज्म को यहाँ पर बेस एक तरह से बनाने के लिए, या टेररिज्म में उसका बेस है इसी वजह से। ठीक है, तो अब वही पार्टी की या एक लीडर के तौर पे अगर वो पार्टी या स्पेसिफिक जो इंसान है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इफ दे आर रूलिंग अ पर्टिकुलर कंट्री, तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या चाहेंगे? लोग तो यही चाहेंगे हम आज़ादी से जी सकें, हम अपने एक इक्वालिटी की तरह यहाँ पर आपस वाली आसपास वाली कंट्रीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं, या ऊपर से अगर हम देखिए पैलेस्टीन को लेकर भी मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, तो इफ एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, दे ऑल्सो वांट कि हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मैसेकेर जो है अभी हम लास्ट अप्रैल के अंदर देख रहे हैं कि सीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का, दैट इज आलावाइट कम्युनिटी, जिसके बारे में शायद आपको कुबेर सर ने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जब लेक्चर या इंटरनेशनल रिलेशन का लेक्चर लिया होगा तब बताया होगा। तो ये आलावाइट कम्युनिटी जो है, इनको भी आप कह सकते हो कि इनका भी मास किलिंग यहाँ पर हुआ था, दे डू नॉट फील सेफ हियर। तो सीरिया जो है ऑन द ब्रिंक ऑफ, यू कैन से, या और ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू डिफरेंट नेशंस हो सकता है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सो ये जो ड्रूजियन कम्युनिटी हो गई, या इवन कुर्दिश लोग हो गए, या जो सीरिया में स्पेसिफिकली आलावाइट कम्युनिटी है, इन तीनों ने मिलकर दमास्कस के अंदर स्पेसिफिकली, जो कि अब कुर्दिश डोमिनेटेड रीजन है, वहां पे एक मीटिंग भी की है। दे हैव डिसाइडेड कि दे विल टेक दिस स्टेप अहेड, कि हम यहाँ तो पहले एक बार बात करके देखेंगे कि हमें हमारे रीजन्स में रहने दीजिए। ठीक है, एंड अगर वो चीज़ नहीं होती तो देन मे बी जो सिचुएशन है वो एस्केलेट हो सकती है। एक अनदर व्यू पॉइंट हेयर इज कि जो टर्की है उनका कुर्दिश रीजन में या कुर्दिश लोगों के साथ यहाँ पर ज़्यादा नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि व्हेन द सिविल वॉर बिगैन, तो कुर्दिश रीजन्स जो हैं आप स्पेसिफिकली कह सकते हो वो टर्किश बॉर्डर के साथ भी थोड़े बहुत लगते थे, तो उनके साथ भी यहाँ पर आप कह सकते हो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम, या इवन की रिलीजियस यहाँ पर जो बिलीव्स है उनको लेकर भी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, सो इसी वजह से टर्की भी नहीं चाहता, या टर्की इज ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन कि जो कुर्दिश लोग हैं दे शुड बी डेल्ट विद इन अ डिफरेंट मैनर, जो कि अब ह्यूमैनिटेरियन में भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑल टुगेदर आपको मैंने ये सीरिया की पिक्चर प्रेजेंट करके दे दी है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है, इनिशियली हमने पहली बार ये चीज डिस्कस किया तो मैप से रिलेटेड ही क्वेश्चन होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डू नॉट बॉर्डर सीरिया? सऊदी अरेबिया, इराक, लेबनान एंड जॉर्डन। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में टर्की का तो बता दिया था, तो टर्की वाला पॉइंट यहाँ पे पूछने का आपको नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कि हमारे पास ये सीरिया का मैप आ गया है प्रॉपर। ठीक है, तो अब सीरिया के मैप के अंदर आप स्पेसिफिकली देख सकते हो कि टर्की तो है ही है,
ठीक है, इराक है यहाँ पर हमारे पास इतना बड़े रीजन के अंदर, देन जॉर्डन है, इजराइल का थोड़ा सा पोर्शन आप कह सकते हो, लेबनान है, ठीक है, देन आप ये चीज मान के चल सकते हो। बट अगर आप ये जॉर्डन वाला रीजन जो है, जॉर्डन वाले रीजन के आगे सऊदी अरेबिया पड़ता है, जिसका लिंक जो है वो सीरिया के साथ कहीं पर भी हमें नजर नहीं आ रहा मैप के तौर पे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन इंडियाज ऑगस्ट पाम ऑयल इंपोर्ट्स हिट 1 ईयर हाई ऑन फेस्टिव नीड। तो अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना नंबर्स, क्योंकि आप इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो यू कैन इजीली आंसर दैट। तो पाम ऑयल के अंदर इंडिया जो है बिगेस्ट इंपोर्टर बन चुका है। मलेशिया एंड स्पेसिफिकली अगर हम देखें इंडोनेशिया, दोनों ने अपनी इन्वेंट्रीज को कट किया है, ठीक है। इन्वेंट्रीज को कट करने का मतलब कि जो स्टॉक उनके पास यहाँ पर बचा था उसको भी कट कर दिया है, ठीक है। बफर स्टॉक को कट करके इंडिया की सप्लाई जो है उन्होंने पूरी की है। तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ पाम ऑयल बन चुका है। अब फेस्टिविटीज या आप कह सकते हो फेस्टिव सीजन भी शुरू होने वाला है उसके बावजूद भी। सो अगर हम यहाँ पर नंबर्स देखते हैं, इंडिया ने जो पाम ऑयल अगस्त के अंदर कितना इंपोर्ट किया, 15.75, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली 10 लाख मीट्रिक टन हो गया। अब 3 तरह के ऑयल यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको बताए गए हैं। फर्स्ट इज सोया ऑयल या सोय ऑयल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। सोय ऑयल की बात की गई है, पाम ऑयल की डायरेक्टली आपसे बात की गई है, एंड देन तीसरी चीज आपकी यहाँ पर बात की गई है सनफ्लावर ऑयल की वजह से। जो सोय ऑयल है उसकी डिमांड या आप इंपोर्ट कह सकते हो वो डिक्रीज हुई है। पाम ऑयल एंड स्पेसिफिकली जो हमारे पास सनफ्लावर ऑयल है, इन दोनों का जो इंपोर्ट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सोय ऑयल जो है डिक्रीज हुआ है 25.27% से, एंड लोएस्ट लेवल इन 4 मंथ्स ये देखा गया सोय ऑयल को लेकर। सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट जो है 28.53% से बढ़ गया, 7 मंथ हाई है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए 260 टन के आसपास। देन हाई इंपोर्ट्स ऑफ पाम ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल जो है उसने लिफ्ट की है इंपोर्ट्स इन अगस्त 4.7% से, दैट इज 1.6 मिलियन टन, हाईएस्ट लेवल सिंस जुलाई 2025 देखा गया विद रिस्पेक्ट टू द इंपोर्ट ऑफ पाम ऑयल इन इंडिया, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, इसके बेसिस पे अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है। द इंपोर्ट ऑफ सोय ऑयल डिक्रीज्ड बाय 25.27% इन अगस्त 2025। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया पाम ऑयल इंपोर्ट्स रोज बाय 30% इन अगस्त 2025। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। देख लेते हैं, सोय ऑयल जो है वो डिक्रीज हुआ है 25.27% से। तो ओवरऑल जो है हमने 30% थोड़े ना पाम ऑयल इंपोर्ट करना यहाँ पर शुरू कर दिया, 15.76% जो है, जो कि अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको बोला कि 10 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमने जो है इंपोर्ट किया है पाम ऑयल, ठीक है। तो दैट इज 30% यहाँ पे दिया गया है, एक्चुअल में फिगर आपको 10% अप्रोक्सीमेटली दी गई होती तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होती। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए बनता है। देन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन इन अगस्त एट 4 मंथ्स हाई ऑन 0.52%। अब अगर हमने यहाँ पर सीपीआई की उस दिन बात की थी, आज हम डब्ल्यूपीआई की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। सीपीआई जो है हमारा ऑल टाइम यहाँ पर लो जा रहा था, थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। क्यों? क्योंकि फ्यूल का जो प्राइसेस है उस टाइम पर हम देख रहे थे कि वो थोड़े से बढ़ गए हैं, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट जो है लोगों की उस वजह से बढ़ गई, क्योंकि अब तेल जो है महंगा है, खरीदना तो पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो है फूड बेवरेजेस में वो कम रहा। होलसेल प्राइस इंडेक्स का यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम सबसे पहली बात तो मैन्युफैक्चरर जो है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बना रहा है एंड क्या उसका यहाँ पर प्रॉपर प्रॉफिट या लॉस या क्या डिमांड मार्केट के अंदर है, उसके बेसिस पे निकाला जाता है। सो ऑल टुगेदर यहाँ पर देखिए 4 मंथ हाई ऑफ 0.52%, ठीक है, 0.52% तक ये पहुंच गया, जो कि 4 महीने तक हम देख रहे हैं कि नेगेटिव्स में या ऑलमोस्ट जीरो को ही टच करी थी वैल्यू, ऑलमोस्ट नेगेटिव्स ही थी, ठीक है, नेगेटिव में ही टच कर रही थी ये वैल्यू, थोड़ा थोड़ा करके अब हम देख रहे हैं कि ये बढ़ गई है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है 4 मंथ हाई पे है। प्राइसेस ऑफ फूड्स आर्टिकल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स थोड़ा सा बढ़े थे। फ्यूल एंड पावर जो बास्केट है वो अब थोड़ा सा हम देखने को मिल रहा था कि ईजिंग कि प्राइस थोड़ा सा नेचुरली मार्केट में बढ़ा तो लोगों ने पैसा खर्चा, तो डब्ल्यूपीआई में अब जो डिमांड है कस्टमर ने रखी सीपीआई के अंदर, डब्ल्यूपीआई उसको फुलफिल करेगा, तो थोड़ा सा उसी वजह से वो बढ़ा है। अब रिवर्स हो रही है डिफ्लेशनरी ट्रेंड ऑफ द पास्ट 2 मंथ्स, यानी कि देखा जा रहा था लास्ट 2 मंथ्स में नेगेटिव में मार्केट में जो जा रही थी सिचुएशन, अब वो डिफ्लेशनरी यानी कि नीचे जो जा रहा था ट्रेंड वो थोड़ा सा अपवर्ड होना यहाँ पर शुरू हुआ है। डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो अब हाईएस्ट लेवल सिंस अप्रैल हो गई है। तब ये 0.85% थी, उसके बाद 2 महीने तक देखने को मिल रहा है कि हम नेगेटिव्स में ही जा रहे थे, बट अब ये थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी आप कह सकते हो सकता है, ठीक है। 1.25% अगस्त लास्ट ईयर में थी, सोचिए कितना ज्यादा यहाँ पर गिर गया ये। क्वेश्चन जो है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ठीक है।
In the alternative marketing channels, farmers sell their products directly to consumers. In alternative marketing channels, farmers sell their products directly to central government. In alternate marketing channels, farmers sell their products to the middlemen. Fourth, in the alternate marketing channels, farmers sell their products directly to the wholesale मार्केट। अब ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है? एनसीईआरटी से पूछा गया है। देखते हैं कि इकोनॉमी की एनसीईआरटी 12th की स्पेसिफिकली आपने कितने बेटर तरीके से यहाँ पर पढ़ी है। तो ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट मार्केटिंग चैनल्स का मतलब क्या होता है? एक हमारा जो नॉर्मल प्रोसेस है मंडी में सामान पहुंचाने तक का, तो क्या होता है कि किसान जो है अपनी फसल जो है उगाता है, उसको काटने के बाद क्या करता है, सप्लाई चेन के तौर में मिडिलमैन को उसको दे देता है, जो कि उसको फर्दर मार्केट में लेके जाता है। नॉर्मल प्रोसेस हमारा यही कहता है। अब उसी को ऑल्टरनेटिव अगर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो फार्मर क्या करेगा? वो मिडिलमैन को, किसी भी तरह का मिडिल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों इंक्लूड करेगा? वो डायरेक्टली जाके यहाँ पे कंज्यूमर को क्यों नहीं बेचेगा हम अपनी सब्जियां जो उसने उगाई हैं? ऑब्वियसली करेक्ट आंसर सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट था ये छोटा सा कि ऑल्टरनेटिव या ऑल्टरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या आपको मार्केटिंग चैनल के बारे में पता लग जाए तो इसमें घबराना नहीं है। हम ऑलरेडी पीएलआई स्कीम्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही बनता है। डिटेल में आप देख सकते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन है ये भी आपको एनसीईआरटी से दी गई है, एक बार इसको भी पढ़ लेना। देन आईएनएस निस्तार मेक्स मेडन पोर्ट एट सिंगापुर, मेडन पोर्ट कॉल एट सिंगापुर। सो आईएनएस निस्तार जो है वो चांगी पोर्ट सिंगापुर पे पहुंच गया है मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए, जो कि अब 40 नेशंस से ज़्यादा, 40% नहीं सॉरी 40 नेशंस से एक दो नेशंस अगर आप और कह सकते हो, मेजरली वैसे 40 नेशन जो कि पार्टिसिपेटिंग या ऑब्जर्वर स्टेटस लेकर यहाँ पर इस एक्सरसाइज दैट इज एक्सपीआर 2025 के अंदर अब हिस्सा लेंगे, जो कि अब मल्टीनेशनल पैसिफिक रीच 2025 एक्सरसाइज जिसका पूरा नाम है, जो कि अब सितंबर 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। इंडोनेशिया इसको यहाँ पर होस्ट कर रहा है। आईएनएस निस्तार इसका पार्ट है। आईएनएस निस्तार का मेजर आइडिया क्या है यहाँ पर कि किसी भी तरह की ऐसी अगर रिक्वायरमेंट होती है कि किसी को रेस्क्यू करना होता है तो रेस्क्यू मिशंस के लिए आईएनएस निस्तार जो है वो स्पेसिफिकली बनाई गई है। तो हार्बर फेज होगा इसका, एक तो एक सी फेज होगा। हार्बर फेज जो है वो सब्जेक्ट मैटर एक्सचेंजेस, क्रॉस डेक विजिट्स एंड एक सी फेज होगा, उसके अंदर इंटरवेंशन एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एक्चुअली में किए कैसे जाते हैं साउथ चाइना सी वाली साइड पे, दैट विल टेक प्लेस। तो देखते हैं न्यूज़ कितने सही तरीके से आपने सुनी, ठीक है। अब कंसिडर द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको कह रही है कि आईएनएस निस्तार इज 100% इंडिजिनियस शिप कमीशन्ड इन 2025। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि द सी फेज ऑफ द एक्सरसाइज एक्सपीआर 2025 विल बी कंडक्टेड इन द साउथ चाइना सी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सेकंड स्टेटमेंट आपको पक्का पता है कि करेक्ट है, वो मैंने आपको बता दी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ना ऑब्वियस सी बात है इनकरेक्ट होगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपको ओनली वर्ड यहां पर बता के एक्सट्रीम सिचुएशन बताई जाए, ठीक है। अब जैसे कि अब 100% वाला डेटा जो है अपने आप में ही एक एक्सट्रीमिटी को दिखाता है, ठीक है। तो 100% इंडिजिनसली इंडिया अभी तक शिप नहीं बना पाया है, बट ऑल्दो जब हम आईएनएस निस्तार की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर वैसे मैं बता देती हूँ ऑप्शन नंबर बी ही है। आईएनएस निस्तार की जब हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक अचीवमेंट इंडिया ने जरूर यहाँ पर हासिल की है कि 80% इंडिजनाइजेशन हम कर चुके हैं आईएनएस निस्तार के साथ। लास्ट हमने 60% तक देखी थी, जो हमने तलवार सीरीज की यहाँ पे बात की थी, आईएनएस तलवार की बात की थी। तो उसके बाद 80% तक इंडिजनाइजेशन जो है हमने आईएनएस निस्तार के अंदर देखी है, कि जो कि कमीशन की गई है इसी साल में। तो सबसे पहला उसका मिशन यही है, ठीक है। सी फेज जो है अब साउथ चाइना सी में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ये आपको न्यूज़पेपर ने भी बताया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देन इंडिया गेट्स लाइसेंस टू स्काउर इंडियन ओशन फॉर प्रेशियस मेटल्स। तो इंडियन ओशन में भी स्पेसिफिकली कार्लसबर्ग रिज जो है वहां पे ये एक्सपीडिशन वाला प्रोसेस चलेगा जिसके लिए लाइसेंस मिला है। तो अब आपको एक चीज तो पता होगा, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, कि कोई भी अब सपोज कीजिए, चलो इंडिया का यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि इंडिया का ये मैप है, ठीक है, साउथ वाली रीजन में अगर आप देखें, ठीक है। तो अब जो हमारे पास ये पोर्ट्स हैं या जो सिचुएशन आ जाती है, कोस्टल जो रीजन आ जाते हैं हमारे पास, तो इन दैट केस अब ऐसे तो है नहीं कि कोस्ट अगर हम इतना दिखाई दे रहा है तो एक्चुअली में अंडर वाटर भी कोस्ट इतना होगा,
है ना। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। अब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे सारा पानी है ना। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है कि इसी लैंड मास की एक्सटेंशन होगी जो कि अंडर वाटर प्रिवेल कर रही होगी। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी एक्चुअली में कोई भी कंट्री हो, अब मैंने एग्जांपल इंडिया का दिया ना आपको, तो वो इंडिया का ही पार्ट मानी जाएगी। तो ये कितने ही किलोमीटर्स नहीं, कितने ही मीटर्स तक एक्सटेंड हो सकती है, तो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। उसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद जो 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया आता है वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जो अब कंट्री जो भी है उसी को बिलोंग करता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अलावा भी जो एरियाज आते हैं जो कि अब कोई भी कंट्री का क्लेम नहीं बन सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सीज, या आपने हाई सीज भी वर्ड सुना होगा। तो ये हाई सीज वाला जो रीजन आता है ये किसी भी एक कंट्री के यहाँ पर कंट्रोल में नहीं होता। तो उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकली एक ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिसके बेसिस पे यहाँ बोला गया था कि जो ओपन सीज हैं या जो हाई सीज हैं वो अब एक यूनानिमसली या कलेक्टिवली अगर हम बोलते हैं, वो हर एक नेशन जो है उसका, आप कह सकते हो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम सही तरीके से मेंटेन करें, सस्टेनेबल तरीके से हम उस पर रिसर्च कंडक्ट करा सकें। सो एज अ रिजल्ट कहने का मतलब यही है कि ओपन सीज में या उन रीजन्स में जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर है, 200 नॉटिकल माइल से बाहर है, बट वहां पे भी अगर आप रिसर्च कंडक्ट कराना चाहते हो तो आपको अंडर दिस ट्रीटी लाइसेंस लेना ही पड़ता है या एक परमिशन लेनी पड़ती है कि हम कुछ ना कुछ कंडक्ट करा रहे हैं, रिसर्च को कंडक्ट करा रहे हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट, अब इंडियन ओशन रीजन में प्रेशियस मेटल्स की एक रिसर्च करने के लिए स्पेसिफिकली जो कार्ल्सबर्ग रिज है, जो अब आप देखेंगे कि सीशेल्स, मैं आपको मैप भी दिखाऊंगी लेटर ऑन, ठीक है, कि जो सीशेल्स वाले रीजन है, सपोज कीजिए अभी यहाँ पर अगर इंडियन ओशन है तो यहाँ पे कहीं पे हमारे पास सीशेल्स है, अफ्रीका शुरू होता है इस वाले रीजन से, यहाँ पे कहीं पे हमारे पास सीशेल्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सीशेल्स के जस्ट पास हमारे पास एक कार्ल्सबर्ग रिज जो है वो एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे अब जो कि अब आप कह सकते हो कि 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर स्पेसिफिकली अब किसको सेपरेट करता है, अरेबियन सी में है, इन द नॉर्थ वेस्ट, स्पेशली इन द अरेबियन सी एंड नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन के बीच में, एंड इट फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन द इंडियन एंड अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि एक्सटेंड करती है नियर रॉड्रिग्स आइलैंड्स टू ऑसवन फ्रैक्चर जोन। तो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इसका आपको यहाँ पर नोट बनाकर रखना है। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्या है, परमिशन उन्होंने यहाँ पर ISA से ले ली स्पेसिफिकली, जो कि UNCLOS अनक्लॉज बोलती हूँ वैसे तो मैं, इसके अंडर इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो बनाई गई है, जो उनसे परमिशन लेने के बाद यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का या रिसर्च का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। एंड माना यही जा रहा है कि ये जो रीजन है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो कि प्रेशियस मेटल्स के साथ यहाँ पर डील कर रहा है। एंड ये जो है एक्सप्लोरेशन प्रोसेस पॉलीमेटालिक सल्फर नोड्यूल्स के लिए निकाली गई है, जिससे प्रेशियस मेटल्स बीट कोबाल्ट एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, या इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो मेटल्स जो कि फर्दर इंडिया का जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकती है। तो उसके लिए रिसर्च पर्पसेस के लिए इसे अलाउ किया गया है। ठीक है, पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स इन द इंडियन ओशन रिज वाज साइंड ऑन 2016 विद द वैलिडिटी टिल 2031 के ऑलरेडी ऐसा जो परमिशन है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन ओशन रीजन के अंदर, जैसे कि सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में यहाँ पर रिसर्च ऑलरेडी चल रही है इंडिया के द्वारा, जो अब 2031 के अंदर वापस से एक्सपायर होगा उसका लाइसेंस, बट अभी वो एक्सप्लोरेशन प्रोसेस भी चल रहा है। देन क्वेश्चन क्या है, अभी मिड ओशियानिक रेंजेस के ऊपर है, कंसिडर द फॉलोइंग। सिंस अब हम रिजेस की बात करें ना, कार्ल्सबर्ग रिज की बात की जा रही है, तो रिज जो है वो मिड ओशियानिक आप कह सकते हो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ही है, या मिड ओशियानिक रीजन ही उसे स्पेसिफिकली बोला जाता है। तो क्वेश्चन उसी के कॉन्टेक्स्ट में है। पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है कि मिड ओशियानिक या मिड ओशन रिज जो है आर फॉर्म्ड एट कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। सेकेंड, मिड अटलांटिक रिज सेपरेट्स द नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन प्लेट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब मिड ओशियानिक रेंज या मिड ओशियानिक रिज जब हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज करते हैं वो होता है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्या मतलब है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताती हूँ। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपको एक पता होगा कि वोल्केनो का कॉन्सेप्ट होता है, बट वो हमारे पास पानी से ऊपर बना यानी कि लैंड का कॉन्सेप्ट होता है। सेम ही कॉन्सेप्ट जो है अब अगर अंडर वाटर आप लगाएंगे,
ठीक है। सो यहाँ पे स्थिनोस्फेयर से आप देख रहे हैं कि मैग्मा जो है वो निकलता जा रहा है। अब सिंस हमारे पास वाटर है तो वो जल्दी ठंडा भी होता जाएगा। अब मैग्मा जो है एक्यूमुलेट होता रहेगा तो वो आसपास जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो इवेंचुअली जो पुराना मैग्मा है वो दूर दूर जाता रहेगा, नया मैग्मा जो है वो पास में सेटल डाउन होता रहेगा। तो इस वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं मिड ओशियानिक रिज। ठीक है, तो ये मिड ओशियानिक रिज जो है वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की वजह से यहाँ पर होता है। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में नहीं बताई कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में स्पेसिफिकली नहीं होता। कन्वर्जेंट का क्या मतलब होता है कि दो ऐसी आप कह सकते हो प्लेट्स जो कि आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। अब एक दूसरे की तरफ अगर कोई भी दो प्लेट्स मूव करती हैं तो उससे क्या होता है कि जो अब आप कह सकते हो लाइटर हमारे पास प्लेट है, टेक्टोनिक प्लेट है, वो ऊपर फ्लोट करती है एंड दूसरी वाली जो है वो सबसाइड कर जाती है। ठीक है, या फिर एक प्लेट जो है वो दूसरे के ऊपर फोल्ड भी कर सकती है जिस वजह से फोल्ड माउंटेन्स भी बन सकते हैं। बट जनरल केसेस में हमारे पास क्या होता है, जो लाइटर हमारे पास प्लेट होती है वो ऊपर रहती है, दूसरी प्लेट जो है कन्वर्ज करके नीचे चली जाती है। ठीक है, तो इन दैट केस तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती। हम तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे से अगर दूर जा रही हो तभी इतना एरिया यहाँ पर बनेगा जिस वजह से जो मैग्मा है वह स्थिनोस्फेयर से स्पेसिफिकली या कोर ऑफ द अर्थ से स्पेसिफिकली बाहर निकल सकता है, तभी तो ये एयर गैप यहाँ पर परसिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज जो है वहां पे ही मिड ओशियानिक रिज जो है वो फाउंड हो सकती है या बन सकती है। इसी का ही एक मेजर एग्जांपल हमारे पास मिड अटलांटिक रिज है जो कि नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरेशियन प्लेट्स को यहाँ पर सेपरेट करता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिख रही है मिड अटलांटिक रिज स्पेसिफिकली। अब वो यूरेशियन प्लेट हम बोल रहे हैं ना, यूरेशियन प्लेट एंड हमारे पास जो अमेरिकन प्लेट है दोनों वाली साइड को, ये अमेरिका को यूरेशिया, एशिया एंड यूरोप से अलग करती है। ठीक है, सो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया गया आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अब हम स्पेसिफिकली यहाँ पर न्यूज को ही डिस्कस करेंगे। देन सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल इन द केस ऑफ कास्ट क्राइम। तो मैं आपको यहाँ पर ना न्यूज बता रही हूँ क्या है बेसिकली। तो ये सेक्शन 18 ऑफ द SC/ST एक्ट की बात करता है जहाँ पे प्रोटेक्शन की जा रही है या फंडामेंटल राइट्स की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं। तो अब हमारे पास एंटिसिपेटरी बेल का एक ना कॉन्सेप्ट होता है कि एंटिसिपेटरी मतलब आपने एंटिसिपेट कर लिया कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल जाकर ले लेते हैं कोर्ट से। ठीक है, तो वहां पे आपको रीजन जरूर देना पड़ता है। तो अब रीजन तो कुछ भी आप मे भी दे सकते हैं, है ना। तो रीजन को कुछ भी ऐसे नहीं कि एक्चुअली में कुछ भी रीजन दे सकते हो, बट इस केस के अंदर स्पेसिफिकली ये चीज हुई कि कुछ भी ऐसे फेक रीजन देके जो है वो एंटिसिपेटरी बेल जो ले ली गई। बट एक्चुअली में क्या था कि एक माइनॉरिटी को एंड उसकी फैमिली को यहाँ पर तंग किया गया एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, मुंबई वाले रीजन के अंदर अगर आप स्पेसिफिकली देखें, जस्ट बिकॉज कि उन पर्टिकुलर फैमिली को ये बोला गया था कि आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करेंगे। ऑल्दो ये न्यूज में दिया गया है बट आई एम नॉट स्टेटिंग द नेम। ठीक है, तो अब बोला गया है कि आप हमारे जो हम बोल रहे हैं आप उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। तो उन्होंने में भी अपोज किया होगा। सबसे बड़ी बात कि राइट है यार, आप वोट कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, तो स्पेसिफिकली आप किसी को बोल नहीं सकते कि किस पार्टी को वोट करोगे, है ना। तो अब वो जोर जबरदस्ती वहां पर हुई एंड स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज थे उनको बहुत ज्यादा मारा भी किया। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने अब केस यहाँ पर रजिस्टर किया। बट वो एंटिसिपेटरी बेल पे जो अब मेजॉरिटी पार्टी वाला या मेजॉरिटी आप कह सकते हो कि कास्ट या मेजॉरिटी पॉपुलेशन वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली थी। तो लोअर कोर्ट में जब ये केस किया उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब उसी को प्लीड करके हाई कोर्ट के अंदर केस चला गया। हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया, यानी कि उन्होंने बोला कि एंटिसिपेटरी बेल जो है वो वैलिड है। अब यही मैटर प्लीड करते हुए वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वापस से लोअर कोर्ट वाला डिसीजन जो है वो लगा दिया, वापस से डिसीजन रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ इनइक्वालिटी, पहली चीज। एंड हमारे पास जो सेक्शन 18 है ऑफ द SC/ST एक्ट वो स्पेसिफिकली यही बात करता है कि हम किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कोई भी माइनॉरिटी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सोशली एंड इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो बैकग्राउंड जो है उनका लो है। लो भी क्या कि उनको अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिली है ना डेवलपमेंट के लिए, ऊपर से आप उनको और ज़्यादा परेशान कर रहे हो। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट एंटिसिपेटरी बेल के केस में ये एक ऑप्शनल जो या ऑप्शन कोर्ट के पास यहाँ पर रहती है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इन दीज सिचुएशंस जहाँ पे डायरेक्ट वायलेशन आइदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइदर ऑफ एन एक्ट, आइदर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अगर होती है तो इन दैट केस एंटिसिपेटरी बेल का जो मुद्दा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन एनी सिचुएशन दैट कम्स फॉरवर्ड एंटिसिपेटरी बेल इन सच केसेस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट।
उन्होंने हाई कोर्ट को भी यहाँ पर फटकार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि दिस इज नॉट द करेक्ट डिसीजन, कि आपने कोई भी पॉलिटिकलाइजेशन यहाँ पर की होगी वो हमें नहीं पता है, दे डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट आप थोड़ा सा ना अपना ज़रा ध्यान रखिए कि आप एक्चुअली में जुडिशरी हैं यहाँ पर, कि जुडिशरी की तरह यू नीड टू एक्ट अपॉन। उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कुछ केसेस का यहाँ पर रेफरेंस दिया, वो मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। दैट इज स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रामकृष्ण बलोथिया, विलास पांडुरंग पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 जो हैं केसेस वो इसी एंटिसिपेटरी बेल के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर एंटिसिपेटरी बेल वाला केस जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको मेजर बताई गई। देन AI-led एफिशिएंसीज कैन कंट्रीब्यूट टू 8% GDP ग्रोथ टारगेट। तो यहाँ पर आपको ना स्पेसिफिकली यही बताया गया है कि सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको आप ट्रेन करके मल्टीपल तरीके से मल्टीपल लोगों का काम, जैसे कि पहले कंप्यूटर आने से पहले 10 लोगों का काम जो है वो एक ही कंप्यूटर करने लग गया था, सिमिलर तरीके से अब AI जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम उसको सही तरीके से ट्रेन करके इनकलकेट कर सकें तो हमें GDP में 8% तक यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने बात की कि जो इतने सारे लोग हमने भर रखे हैं, ठीक है, अगर उनकी हम जो स्किलिंग या अपस्किलिंग के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं तो दैट वॉन्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो पैसा भी बच सकता है। तो न्यूज़ आपको यहाँ पर यही कह रही है, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। देन PM टू लॉन्च कैंपेन फॉर विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, विमेन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अब नाम यहाँ पर आपके लिए जरूरी है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। ठीक है, 8th पोषण माह जो है, न्यूट्रिशन मंथ जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। कोलैबोरेशन यहाँ पे 2 मिनिस्ट्रीज की हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो मोर देन 1 लाख हेल्थ कैंपेन जो है वो भी सेटअप किए जाएंगे अक्रॉस द कंट्री, ताकि ये जो चेकअप है, ठीक है, अब वो देख सकते हैं कि मतलब बिगेस्ट इनिशिएटिव अभी तक इंडिया का देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज एंड स्पेसिफिकली वुमेन के केस में। ठीक है, देन चाइनाज फैक्ट्री आउटपुट सेल्स रिपोर्ट वीक ग्रोथ। तो यहाँ पर ना यही देखने को मिल रहा है कि जो चाइना है वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट उनका वीकेस्ट ग्रोथ जो है अगस्त के अंदर स्पेसिफिकली देखा गया। ये साल तो वीक गया ही है, बट अगस्त के अंदर स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं कि वो देखने को या मिला है कि उनकी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा कम हो गई, कि एक्सपोर्ट उनके जो है वो कम हो गए। पहला रीज़न कि 30% तो आप लगा सकते हो कि यहाँ पर टैरिफ US से नहीं लगा दिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर यही है कि जो उनका रिटेल सेल है, रिटेल मतलब मैन्युफैक्चरर के बाद जो रिटेल वाली सिचुएशन आती है, वो तो अब जो आप सामान बेच रहे हो या डोमेस्टिक मार्केट में या एक्सपोर्ट में वो ठीक है, बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरर के तौर पर अगर हम देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की जब हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा चाइना में यहाँ पर नहीं हुआ है। तो जो अमाउंट है ओवरऑल अगर आप देखें, या एक्सपोर्ट जो है या आउटपुट है वो कम हो गया है। सो विच इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग फॉर चाइना। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, आप इस बार आप प्रोड्यूस भी नहीं कर पाए। तो अभी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, दे मे बी एमिंग कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए ऐसी कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी आने वाले टाइम में लेकर आ सके जो अब ये मैन्युफैक्चरिंग को इम्पोर्ट किया जा सके, सॉरी इम्प्रूव किया जा सके एंड एक्सपोर्ट भी फर्दर किया जा सके। ठीक है, सो इसी ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वही स्टिमुलस जो है आने वाले टाइम में मे बी अथॉरिटीज, चाइना की गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी। इतना ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, मेजर चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दी। देन वाई साउथ कोरिया कैन नॉट मेक द सेम US ट्रेड डील एज जापान। सो अब यहाँ पर क्या है कि आपको एक साउथ कोरिया की सिचुएशन ये भी पता होगी कि कोविड के बाद से वो भी बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं, और उनकी जो करेंसी है स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं वो ऑल टाइम यहाँ पर लो पे चल रही है। ठीक है, करेंसी का नाम क्या है यहाँ पर? वॉन। ठीक है, वो ऑल टाइम यहाँ पर लो पे चल रही है। दूसरी चीज़ है जो इकोनॉमी है साउथ कोरिया की बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ कर ली है उन्होंने, क्लोज यहाँ पर इकोनॉमी एक तरह से देखने को मिल गई है। दूसरा है अब नॉर्थ कोरिया का इम्पैक्ट भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आपस में इनकी टसल तो चलती रहती है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि उनके पास यहाँ पर सिंस वो अब ट्रेड भी सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे, कोविड का इम्पैक्ट अभी तक इकोनॉमी पे देखने को मिल रहा है, तो उनके पास एक तरह से फॉरेक्स रिजर्व्स भी अवेलेबल नहीं है। तो वो जापान की तरह यहाँ पर किसी भी हालत में USA के साथ डील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक विन विन सिचुएशन या एक हाथ दे एक हाथ ले वाली सिचुएशन USA के साथ अभी चल रही है स्पेसिफिकली, या बिजनेस में भी इन दैट केस ये चीज़ें चलती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अभी वो सिचुएशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। ऑल दो जापान ने यहाँ पर ऑफर किया है कि वो लोन दे सकता है यहाँ पर ये फॉरेक्स को मेंटेन करने के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए साउथ कोरिया को, बट साउथ कोरिया की सिचुएशन इस टाइम पे ऐसी है कि वो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे।
पहली सिचुएशन। दूसरी चीज़ ये है कि जो बचे कुछ यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, मे बी साउथ कोरिया जो है अब एक स्पेशलाइज एस्टैब्लिशमेंट्स जो कि अब कोविड-19 के बाद या थोड़े थोड़े इंसिडेंट्स के बाद जो है बाकी मेजर जो कंट्रीज हैं उन्होंने बना के रखे हैं, दैट इज कि एक स्टैंडिंग स्वॉप लाइन अरेंजमेंट सेंट्रल बैंक्स ऑफ कैनेडा, ब्रिटेन, जापान एंड यूरोपियन यूनियन एंड स्विट्जरलैंड, वहां पर स्पेसिफिकली यूएसए ने अपने फेडरल रिजर्व्स को रखा है। मतलब आप कह सकते हो कि किसी को अपना रिजर्व अगर एक्सचेंज कराना है, करेंसी को अगर एक्सचेंज कराना है एट अ फेडरल लेवल, एट अ कंट्री वाइज लेवल, तो उन्होंने स्पेसिफिकली सेंट्रल बैंक्स ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज वहां पे एक एक्सचेंज लाइन सर्विस जो है वो भी अवेलेबल करवाई हुई है। सो इन केस साउथ कोरिया वांट्स के यूएस के साथ एक ट्रेड डील हो तो उनको वही डॉलर वाली अमाउंट जो है वहां पर आप कह सकते हो ट्रेड इन करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है, बाकी इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं है। नेशनल हाईवे 2 वोंट रीओपन टिल पैक्ट इज रीच विद मेती पीपल, कोजिको कुकीजो काउंसिल। तो कुकीजो काउंसिल जो है स्पेसिफिकली यही चीज़ आपको बोली गई थी ना, मैंने कल भी शायद आपको ये बोला था कि क्योंकि न्यूज़पेपर में भी यही था कि हाईवे जो है वो खुल चुका है, आपस में इनका डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, बट एक्चुअली में डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। इंटरनली रिफ्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड फाइनली जब तक कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं होता, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी अभी नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ के लोकल लीडर्स भी यही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट रूल लगा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी डजंट वांट कि ये जो सिचुएशन है ये ठीक हो। ठीक है, सो ऑल टुगेदर में भी इस वजह से इलेक्शन दोबारा कराने पड़ेंगे, वॉट एवर। सो अभी बट ये जो इन्फॉर्मेशन है, माना जा रहा था कि जो इनके बीच में सुलह हो चुकी है, दैट वाज फेक, कि जो अब माना जा रहा है मेती पीपल जो है, मेती लोग जो है वो ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि जो कुकीजो काउंसिल है वो गलत मलत स्टेटमेंट्स जरूर देती है एंड एज अ रिजल्ट अगर वो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती भी है, इन्फॉर्मेशन पहुंचती भी है, ताकि जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो सड़क पे आए, उनको मारा जा सके। तो ऐसी वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, बट अभी तक आप कह सकते हो कि नॉर्मल पब्लिक के लिए, ट्रक्स के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए ये रास्ता खुला है, इम्फाल तक जाता है ये रास्ता। सो ऑल टुगेदर अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए नॉर्मल लोगों के लिए खुला है, बट आपस में दो कम्युनिटी से एक दूसरे को देखने के लिए अभी भी तैयार नहीं है, एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। देन ट्रम्प टू अराइव इन द यूके एज स्टारमर लीडरशिप इज टेस्टेड। स्टारमर लीडरशिप क्या है अब स्पेसिफिकली, कि अब यूएसए एंड यूके का ट्रेड पैक्ट यहां पर होना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो विजिट है उसके अकॉर्डिंगली वो विंजर कासल जाएंगे लंदन, उसके बाद किंग से मिलेंगे एंड एवरीथिंग, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई थी, हम नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यूके ने ना सिक्योर किया है रिलेटिवली फेवरेबल ट्रेड डील यूएसए से, है ना, हमेशा से यूके ने। सो बट वो इतना भी ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। आप कह सकते हो कि फेवरेबल एज इन कि इंडिया के अकॉर्डिंगली अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके देखें तो हाँ, उनकी इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो रिलेटिवली कम होती हैं, बट फिर भी उसके बाद यूके जो है उसके ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पर टैक्स जो है या इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो यूएस से ज़रूर लगाता है, बट दे वुड वांट कि इस जो टैक्स रेट जो है उसको कम किया जा सके। ठीक है, जो 25% टैरिफ्स है ये गुड्स यहाँ पर फेस करते हैं स्पेसिफिकली, अब उसको कैसे कम किया जा सके उसके ऊपर फोकस रहेगा। प्लस एडिशनली अब साइन होगी न्यूक्लियर एनर्जी डील। ठीक है, अब जो कि अब स्मॉलर मॉड्यूल रिएक्टर्स को मल्टीनेशनल पार्टनरशिप्स के थ्रू यूके के अंदर स्पेसिफिकली बनाने की बात होगी, तो एक तरह से ये डील होने वाली है। एंड द यूके गवर्नमेंट अनाउंस्ड इट ऑन मंडे कि जो टेक पार्टनरशिप है ये एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर सेक्टर्स अमंग्स अदर्स, यानी कि आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं या जो अभी इन पिक्चर हमारे पास टेक्नोलॉजीज है उनकी बात करता है, उसके ऊपर एक डील हो सकती है। देन प्रिपेयर फॉर एनी इवेंचुअलिटी, पीएम टेल्स डिफेंस मिनिस्ट्री। तो कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जो है वो हुई। ठीक है, एंड ये अब ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यहाँ पर प्रधानमंत्री ने बोला कि 16th कंबाइंड कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस जो कोलकाता में हुई, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला कि साल जो 2025 का है इट इज़ अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स एंड इंडिया जो है स्पेसिफिकली ग्रेटर जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस की यहाँ पे बात करता है, इनोवेशन की बात करता है, टू मीट एनी फ्यूचर इवेंचुअलिटी इफ इट अराइजेस। तो इन दैट सिचुएशन इंडिया को हमेशा सतर्क रहना चाहिए एंड ऑल टुगेदर हमारे जो डिफेंस है या आर्म्ड फोर्सेस को लेकर भी हम विजन 2047 या विकसित भारत की यहाँ पर बात करते हैं। तो एक होलिस्टिक रिव्यू जो है स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल मैटर्स का यहाँ पर होना चाहिए, ये चीज बोली। तो ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट डे पे पीएम आए थे, बाकी 2 दिन जो है बाकी आप कह सकते हो मिनिस्ट्री के लेवल के कोई भी यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं। देन यूजीसी गेट्स 8 वीक्स टू इंक्लूड नॉर्म्स ऑन टैकलिंग कास्ट बायस। तो अब ये सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि यूजीसी जो है उनको यहाँ पर कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि विद इन 8 वीक्स आप ऐसा कोई फ्रेमवर्क निकालिए जो कि कास्ट बायस को कॉलेज लेवल पे बिल्कुल खत्म कर दें।
खत्म भी क्या, बैन तो ऑलरेडी है ही है बात करना, बट इसको पूरे तरीके से जड़ से उखाड़ सके 8 हफ्ते का टाइम आपको हम दे रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज कि अब रिसेंटली आप ये देख रहे हो कि देर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस कि बच्चों ने, जो कि अब कोई भी मे बी कास्ट या क्लास को बिलोंग कर सकते होंगे, कि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे सुसाइड कमिट किया है। ठीक है, सो अब इस एक्सरसाइज को बंद करना है यूथ के अंदर, एंड टोटली जो कास्ट का बायस हो रहा है इसे खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम यूजीसी को दिया है कि ये एक एटर्नल एक्सरसाइज होनी चाहिए कि कास्ट बायस खत्म। ठीक है, देन आधार इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूट कैन बी यूज्ड बाय वोटर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली, सुप्रीम कोर्ट के पास वापस से ये चीज़ गई कि पहले तो इनिशियली जो SIR यहाँ पर बिहार के अंदर कंडक्ट कराई गई थी उसमें 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड 12th डॉक्यूमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऐड किया था, जिसमें आधार भी इंक्लूड किया गया था। तो अब उसी के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास पिटिशन फाइल आती है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो आप कह सकते हो जो पिटिशनर है वो यही बोल रहे हैं कि आधार को यहाँ पर हटाया जाना चाहिए, कि इट इज़ जस्ट अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि आपको प्रॉब्लम क्या एक्चुअली में, आधार अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो सही ना, कि एटलीस्ट आप उसको निगेट नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट से कि जो आधार है उसका जो पावर है वो एज कम्पेयर टू द अदर 11 डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी कम है। दे आर ऑल इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट्स, एंड वी नेवर सेड कि ये प्रूफ ऑफ एड्रेस या प्रूफ ऑफ यू कैन से सिटीजनशिप है। हमने भी यही चीज़ आपको बोली थी कि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। तो एक तरह से यहाँ पर बोल दिया गया कि आप बार बार आके इसी सिचुएशन को, इसी मुद्दे को यहाँ पर ख़त्म मत करो। बट द पिटिशनर्स वर इन द सेइंग कि यहाँ पर आधार कार्ड जो है वो फेक तरीके से बन जाते हैं, एंड जो लोग हैं जो कि माइग्रेंट्स हैं या इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से स्पेसिफिकली आए हैं, वो इंडिया में रहकर इंडिया के जितने भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, या इलीगली जो कि इंडिया के अंदर रिजाइड कर रहे हैं वाया दिस आधार कार्ड, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोली कि इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना सरकार का काम है, आधार कार्ड का इसका कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है, कि अगर इसमें किसी भी तरह की फोर्जिंग हुई है दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि इनिशियली शुरू ही उन्होंने आधार वाला प्रोसेस किया था। ठीक है, सो अब यहाँ पर सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंक्लूजन यहाँ पर 12th आप कह सकते हो डॉक्यूमेंट की, आधार की, वो किसी भी तरह से आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि आधार कार्ड के बेसिस पे वोटिंग की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ने ही पहले वाले टाइम पे बात या नोटिफिकेशन जो है वो खुद से निकाली थी, तो अब अपनी बात से वापस मत मुकरिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बोली गई। देन कश्मीर फ्रूट मार्केट शट डाउन ओवर हाईवे क्लोजर। तो अब हाईवे जो है 15-16 दिन से बंद है, फ्रूट सड़ रहा है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में यहाँ पे आ भी रहा है। तो उसी के लिए ना सरकार ने अब क्या किया है, सिंस हमारे पास तो अब रेलवे लिंक जो है वो अवेलेबल भी है, तो पार्सल ट्रेन सर्विस जो है लॉन्च कर दिया गया है, जो कि अब वैली से न्यू दिल्ली तक लेकर जाएगा फ्रूट। बट मेजरली यहाँ पर एक लूप होल देखने को यही मिला है कि जो मेजर जो सामान है वो वाया रूट, यहाँ पर वाया रोड जो है वो रूट पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो अब इतना ज़्यादा जो आउटपुट है वो मार्केट में नहीं है जो कि ट्रेन के द्वारा भेजा जा सके, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट माइट कॉम्पनसेट द फार्मर्स एंड एज वेल एज जो अब सामान बेचने के लिए बीच में मिडलमैन थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। देन Enforcement Directorate has a conviction rate of over 94% in money laundering cases। तो एक डेटा आपको यहाँ पर जो है दिया है, ईडी की तरफ से ही दिया गया है कि 50 केसेस आउट ऑफ 53 केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के थे उसके अंदर 94% तक जो एसेट्स है 34,000 करोड़ तक उन्होंने रिकवर किए हैं, एंड 15,000 करोड़ जो है वो रेस्टिट्यूशन में उन्होंने अचीव किया है। तो मतलब दे आर इन प्रॉफिट समहाउ। ठीक है, तो अब ये बाकी सारी चीज़ें हमारे न्यूज़ की यहाँ पर या हमारे मुद्दे की नहीं है, तो इसे मत पढ़ना। देन सुप्रीम कोर्ट सेज आर्बिट्री वक्फ चेंजेस अपहोल्ड्स एक्ट। तो अब उन्होंने ये जो वक्फ एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस हैं स्पेसिफिक बताए हैं, बट पूरे के पूरे एक्ट को निगेट नहीं किया है। तो मेजर चेंजेस मैं आपको यहाँ पर यही बता रही हूँ कि उन्होंने यही बोला है कि जो आप यहाँ पर बोल रहे हो कि वक्फ के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिकली पहले तो रजिस्ट्रेशन को लेकर बात की गई कि जो पहले हमारे पास एक्ट है 50s का, जो 1950s का एक्ट है, वहाँ पर अगर आप देखिए या इवन की 1923 के अंदर सबसे पहली बार जो ये एक्ट बनाया गया, वहाँ पर वक्फ की रजिस्ट्रेशन जो है कभी भी मैंडेटरी नहीं की गई। अभी वाला एक्ट जो है आपने 2024-2025 का जो एक्ट स्पेसिफिकली निकाला है उसके अकॉर्डिंगली आपने रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दी। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन जो कि पहले कंपलसरी नहीं थी अब उसको कंपलसरी नहीं कर सकते। अगर करनी है तो वो अब आप कह सकते हो कि प्री डेटेड बेसिस पे नहीं होगा। जिस दिन अमेंडमेंट आई है अप्रैल के अंदर स्पेसिफिकली, उसके बाद से आप ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर सकते हैं। मतलब जो पुरानी एग्जिस्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, बीट कोई ग्रेवयार्ड हो गया, क्योंकि नेक्स्ट न्यूज़ जो है आई गेस वो भी सेम ही चीज़ के बारे में बात करती है। तो मेजरली दोनों का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सेम है कि इंडिपेंडेंस से पहले, उसके बाद से लेकर अब तक, जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकाली गई थी या आप कह सकते हो ये बिल यहाँ पर पास नहीं हुआ था, तब तक आप ये चीज़ को नहीं
नहीं बोल सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगी, क्योंकि पहले 100 साल पहले वाला लॉ ये चीज़ कंपलसरी नहीं कहता था। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कोई भी प्रॉपर्टी को आप जस्ट बिकॉज कि अब वो आप कह रहे हो कि वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंडर अगर आती है, अगर आपको उसका प्रूफ भी चाहिए रजिस्ट्रेशन का, चलो मान लेते हैं कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ यहाँ पर बोली गई थी। ठीक है। तुषार मेहता जो है उन जो कि अब गवर्नमेंट यहाँ पे आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, उन्होंने ये बोला कि बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि वक्फ अपने अंडर बोलता है बट एक्चुअली में सरकारी प्रॉपर्टी है। उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑन द अदर हैंड बोला कि राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पर किसी को नहीं है, बट इन एनी केस कोई भी लीगल तरीके से अगर आप चाहते हो वो प्रॉपर्टी को रिट्रीव करना, तो आप पहले इन्फॉर्मेशन देंगे, नोटिस देंगे, तो जाके उस प्रॉपर्टी को आप रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा आप उस प्रॉपर्टी को रिट्रीव ऐसे नहीं करेंगे कि सीधा जाके आप अपना वो बुलडोजर जस्टिस देना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। नोटिफिकेशन पहले देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन दिस केस उन्होंने आंध्र प्रदेश का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, जो दैट वाज अ टोटल फेलियर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, दैट वाज अ टोटल फेलियर। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको पहले इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। ठीक है। एक तो रजिस्ट्रेशन वाली बात उन्होंने स्पेसिफिकली बोली। दूसरी चीज़ ये है कि अब आगे आने वाले टाइम पे जो वक्फ की न्यू प्रॉपर्टी है जो आप रजिस्टर करने की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस कैसे प्रूव किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट मिनिमम 5 साल से इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, कि व्हाट इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ऑफ इस्लाम, आप उस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। तीसरी चीज़ आती है विद रिस्पेक्ट टू द, आप कह सकते हो कि वक्फ कंट्रोल काउंसिल, सॉरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जिसके अंदर यहाँ पे टोटल 22 मेंबर्स होने हैं। तो इन 22 में से सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक्चुअली में नॉट मोर देन 4 नॉन मुस्लिम मेंबर्स मस्ट बी देयर, मतलब कि हर 11 मेंबर्स में से आप मैक्सिमम लगा लीजिए कि 3 जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। टोटल 4 मेंबर्स से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर नहीं होंगे। ये चीज़ आपको बोली गई है। मेजर यहाँ पे चीज़ें जो है वो चेंज की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको या पूरा एक्ट ही जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला गया, जो कि कुछ ऐसी अल्ट्रा वायरस आप कह सकते हो प्रोविजंस थी ऑफ द लॉ, वो चीज़ हटाने की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है। बाकी और कुछ भी नहीं, जिसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 3C जो कि मैंडेट करता है कि वक्फ जो है अपना कैरेक्टर लूज कर देता है द मोमेंट समवन रेज्ड अ डाउट एंड दैट इट वाज अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ है, इस चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये जो रूल्स है ना, ये गवर्नमेंट अपने बेसिस पे नहीं बना सकती। फॉर दैट जो जुडिशरी है वो एग्जिस्ट करती है, या इवन की जो लेजिस्लेचर है वो एग्जिस्ट करता है। तो एग्जीक्यूटिव अपने पॉलिटिकल एजेंडाज को यहाँ पर इग्नोर करके रूल्स बनाए तो दैट विल बी बेटर। दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड हियर। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें या दोनों न्यूज़ जो है, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन में थी ये न्यूज़, अगर आपको दिख रहा होगा रिलेटेड रिपोर्ट्स पेज 5, तो पेज 5 का डेटा ऑलमोस्ट सेम चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी जो न्यूज़ है आज खत्म हो जाती है। एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू। तो यहाँ पे कोई भी कोर्स की अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हमारी टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या हमारा जो ईमेल आईडी है sleepy.class@gmail.com, आप हमें उस पर भी ईमेल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।